नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अनामिका जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है तारीफ। अपने बनाए भोजन की तारीफ सुन सुनकर वह फूली न समाती और फिर सबके मनपसंद चीज़ें बनाने में लगी रहती। लेकिन जब उसे असलियत समझ में आई तो उसने क्या किया, चलिए सुनते हैं कहानी में तारीफ। सरिता, तुम्हारे हाथ के खाने की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अरे बैंगन जैसी बकवास सब्जी को भी तुम कितना टेस्टी बना देती हो। क्यों मम्मी जी, मैंने सही कहा ना? रवीना ने अपनी देवरानी की तारीफ करते हुए अपनी सास की तरफ देखा। विमला जी भी मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो बड़ी बहू, हमारी सरिता तो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप है। ये तो जो भी बनाती है लाजवाब बनाती है। सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सरिता फूली नहीं समा रही थी। तभी रवीना मौके का फायदा उठाते हुए बोली, सरिता, तुम्हारे हाथ का जादू तो मेरे ऑफिस में भी चल गया है। मेरी एक सहेली है, वो तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। अगर तुम कहो तो क्या उसे खाने पर बुला लूं? ये सुनते ही सरिता बोली, दीदी ये भी कोई पूछने की बात हुई भला? आप कल ही अपने सहेली को खाने पर बुला लीजिए और उन्हें खाने में क्या क्या पसंद है, आप क्या बनवाना चाहती है वो भी मुझे बता दीजिए। सुबह मैं सारी सब्जियां ले आऊंगी। अरे सरिता, अब मैं क्या कहूँ, तुम्हें जो सही लगे वही बना लेना। तुम तो हर चीज परफेक्ट बनाती हो, कहकर रवीना अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। लेकिन सरिता के पति पवन को अपनी भाभी की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने रात में सोते समय अपनी पत्नी सरिता से कहा, सरिता, क्या जरूरत थी तुम्हें भाभी की सहेली को न्योता देने की? मना नहीं कर सकती थी क्या? सहेली भाभी की और उसकी मेहमान नवाजी तुम करोगी? भाभी तो कुछ भी करने से रही। वैसे भी तुम सारा दिन क्या कम मेहनत करती हो जो अपना काम और बढ़ा रही हो? और फिर मुझसे शिकायत करती हो कि आज मेरी कमर का हाल बुरा है, आज मेरा सर दर्द कर रहा है। पति को गुस्सा होते देखकर सरिता ने कहा, आप भी ना फालतू में ही गुस्सा हो रहे हो। भाभी इतना प्यार से बोल रही थी तो मना कैसे करती? हाँ, तुम नहीं समझोगी सरिता, भाभी बहुत चालाक है। तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाकर वो अपना काम निकलवा लेती है। काम निकलवाना तो कोई रवीना भाभी से सीखे। पिछले 4 वर्षों से ऐसे ही तारीफ कर करके तो वो माँ से काम करवाती रही और अब तुम आ गई हो उसकी चाकरी करने के लिए। पवन चिढ़ गया था। सरिता बोली, अपने परिवार के लिए काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। इंसान काम किस लिए करता है बताओ तो? खाने के लिए ना। जब उसे अच्छा खाने को भी नहीं मिलेगा तो काम करने की शक्ति कहाँ से आएगी भला? आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब कुछ अपने आप कर लूँगी। बस यही तो तकलीफ है सरिता, तुम सब कुछ अपने आप करती हो। कभी कभी भाभी को भी सहायता के लिए बोल दिया करो। उन्हें इतना सर पर मत चढ़ाओ। जितना वो दिखती है उतनी भली है नहीं। पति की बात सुनकर सरिता हंसते हुए बोली, लगता है हम देवरानी जेठानी के प्यार से किसी को जलन हो रही है। हाँ, मेरा दिल जल रहा है। तुम नहीं जानती, ये रवीना भाभी थी जिन्होंने हमारी शादी के नाम पर हंगामा खड़ा कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि इन्हें गांव की गंवार देवरानी नहीं चाहिए। और अब देखो कैसे तुम्हें मस्का लगा लगा कर सारे काम करवाती है। अरे मेरे पति देव जी, अब छोड़िए भी ना, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए हो? उस समय की बात कुछ और थी। तब तक भाभी मुझसे मिली नहीं थी ना, इसलिए मिलने के बाद ही हम किसी व्यक्ति को अच्छे से समझ पाते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों देवरानी जेठानी के बीच कितना प्यार है। और फिर जब मुझे कोई शिकायत नहीं तो फिर आपको क्या तकलीफ है? सरिता ने पवन को शांत करते हुए कहा। तकलीफ है सरिता, जब घर सबका है तो काम भी सबका होना चाहिए। पवन ने कहा, तुम अकेली क्यों करती हो उनके हिस्से का काम? जब देखो उनके आगे पीछे घूमती रहते हो। देखो जी, आपने नहीं सुना क्या कि एकता में ही बल है? आप ये भी तो देखो कि भाभी नौकरी करती है, उनके पास इतना समय कहाँ होता है कि वो घर संभाले। अरे नौकरी करती है तो कौन सा तुम्हें पैसे ला कर देती है हाथ में, जो तुम उनकी इतनी खातिरदारी करती हो? अपनी कमाई से एक पैसा भी वो ना तो भैया को देती और ना ही माँ को घर के खर्चे के लिए देती है। सरिता समझ गई थी कि आज पतिदेव का मूड बहुत खराब है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि पवन को हमारी देवरानी जेठानी के इस प्यार से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। वो तो जो कुछ भी करती है अपनी खुशी से करती है। भाभी उससे कोई जबरदस्ती थोड़े ना करवाती है।
वैसे भी वो तो नौकरी करती है और सरिता तो घर पर बस बैठी रहती है। अगर ऐसे में वो घर संभाल ले तो बुराई ही क्या है। लेकिन अभी पवन को समझाने का कोई फायदा नहीं है। सोचते हुए उसने पवन से कहा, देखो जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए, सुबह ऑफिस भी तो जाना है ना। कहते हुए वो एक तरफ मुंह करके सो गई। पवन सोचने लगा कि पता नहीं रवीना भाभी ने सरिता को क्या घोलकर पिला दिया है, जो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। जब भी वो पत्नी को समझाने की कोशिश करता तो हर बार सरिता का यही रवैया होता। वो अपनी भाभी को अच्छी तरह से जानता था कि वो केवल सरिता के भोलेपन का फायदा उठा रही है। जिसे सरिता उनका प्यार समझ रही है वो सिर्फ उसका ढोंग है। कुछ महीने पहले जब सरिता और पवन की शादी हुई थी तब रवीना बहुत नाराज हुई थी। उसे हाई सोसाइटी में उठने बैठने वाली, नौकरी पैसा अपने स्टेटस से मैच करती हुई देवरानी चाहिए थी, जो कि उसके साथ मिलकर रोज सास के साथ झगड़ा करती। पर पवन ने अपने लिए सरिता को जीवन साथी के रूप में चुना तो उसे बहुत जलन हुई। सरिता एमए पास थी और घर गृहस्थी में निपुण। उसने आते ही सबका दिल जीत लिया था। सरिता के आते ही बड़ी चालाकी से रवीना ने काम लिया और मीठी मीठी बातें करके सरिता को अपना बना लिया। कुछ दिन तो उसने सुबह सरिता के साथ मिलकर नाश्ता बनाने का उपक्रम किया। फिर ये कहते हुए नाश्ता बनाने से छुटकारा ले लिया कि सरिता, मेरे हाथों में ना तो तुम्हारे जैसा स्वाद है और ना ही सुबह मुझे समय मिलता है। मैं रोज लेट हो जाती हूँ और बॉस की डांट खानी पड़ती है, वो अलग। इसलिए प्लीज, क्या तुम सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी संभाल लोगी। तो सरिता ने भी खुशी खुशी हाँ भर दी और उसी दिन से सबका लंच बनाना और नाश्ता बनाना सरिता के ऊपर आ गया। शाम को भी रवीना थकान का बहाना लेकर रसोई से गायब हो जाती। जहाँ पहले एक सब्जी भी रवीना एहसान के साथ बनाती थी, वहाँ अब उन्हें खाने को 3-4 सब्जियाँ चाहिए होती। खाने में रोज नई नई फरमाइश करने से बाज नहीं आती। बहुत फायदा उठा रही थी अब वो सरिता के सीधेपन का। जब तक सरिता नहीं थी, साफ सफाई के लिए भी काम वाली आती थी, पर रवीना ने बड़ी चालाकी से उसे भी हटा दिया कि सरिता, ये काम वाली सिर्फ पैसे लेती है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है। जब से तुम आई हो पूरा घर चमचमा रहा है। अगर मैं तुम्हारे जैसे मेहनती होती ना तो अपना काम खुद ही करती, काम वाली को तो मैं ये घर में भी घुसने ना देती। पर क्या करूं, नौकरी और घर साथ साथ संभाला नहीं जाता ना। फिर क्या था, अपनी बड़ाई सुनकर सरिता ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और काम वाली को हटा दिया। ये देखकर सरिता की सास विमला जी ने उसे दबी जबान में समझाया भी, अरे बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी से अगर घर के सारे काम का बोझ खुद पर ले लोगी ना तो बड़ी बहू की आदत खराब हो जाएगी। फिर अगर तुम चाहोगी भी ना तो भी वो तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। पर सरिता ने सास की बात पर ध्यान नहीं दिया और कह दिया, माँ जी, मुझे उनकी सहायता की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ काम ही कितना होता है। गांव में तो सारे दिन बस लगे रहते थे, पर यहाँ तो करने को ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मैं सब संभाल लूँगी, आप चिंता मत कीजिए ना। तब सास ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। पहली बात तो ये कि सरिता खुद अपनी खुशी से ये सारे काम कर रही थी और दूसरा, दोनों बहुओं में अच्छा तालमेल बैठ गया था, तो उन्होंने इस मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। अगले दिन जब रवीना ऑफिस से लौटी तो साथ अपनी सहेली शिवानी को भी लेकर आई थी। सरिता को देखते ही शिवानी ने उसकी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तो सरिता ने हंसकर कहा, प्लीज़ दीदी, आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो रवीना दीदी का बड़प्पन है जो वो मेरी इतनी तारीफ करती है। तभी औपचारिकतावश रवीना रसोई में आ गई और बोली, सरिता, कुछ सहायता चाहिए तो बताओ। नहीं दीदी, सब तैयार है, आप बस अपनी सहेली के साथ बातें करिए। जैसे ही भैया और पवन जी आएंगे तो मैं खाना लगा दूंगी। सरिता की बात सुनकर रवीना शिवानी को लेकर छत पर आ गई तो पीछे से उसका फोन बजने लगा। सरिता ने सोचा शायद कोई ज़रूरी फ़ोन होगा, दीदी को ही दे आती हूँ। वो छत पर आखिरी सीढ़ी पर पहुंची थी तो उसके कानों में शिवानी की आवाज़ पड़ी, वाह यार रवीना, तूने तो कमाल कर दिया। आजकल बॉस भी तेरी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। सुनने में आया है कि शायद जल्दी ही तेरा प्रमोशन होने वाला है। ये सुनते ही रवीना खुशी से झूम उठी। क्या, सच कह रही हो। हाँ यार, यार सुना तो है, पर ये मत भूल, इसमें तेरी गवार देवरानी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या यार, किसका नाम ले दिया तूने, सारा मूड ही खराब कर दिया। रवीना ने मुंह बनाते हुए कहा तो उसकी सहेली शिवानी बोली, वो बेचारी तेरे लिए वहां रसोई में पसीना बहा रही है और तुम उसे अपनी सफलता का थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं देना चाहती।
अरे और कुछ नहीं तो कम से कम बेचारी के लिए कोई सस्ती सी साड़ी गिफ्ट कर देना। तब रवीना हंसते हुए बोली, हाँ यार, ये तूने बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड की बात कही है। देखना, एक साड़ी में वो कितनी खुश हो जाएगी। सच कहूँ तो सोचा भी नहीं था कि मेरी गंवार देवरानी इतनी बड़ी बेवकूफ़ भी होगी। तभी शिवानी ने कहा, अरे तुझे क्या करना है उसे समझदार बनाकर? तुझे तो पूरा फायदा मिल रहा है ना उसके बेवकूफ़ होने का। नहीं तो आज के समय में कौन किसी के लिए इतना सब करता है। मेरी भी जेठानी है घर में, मजाल है जो मेरे लिए कुछ कर दे। और वो तो तेरा कितना सहयोग कर रही है, आते ही सारा घर संभाल लिया। और उसी के कारण अब तो समय से पहले ही ऑफिस पहुंचकर बॉस की नज़रों में स्टार बन गई है। जेठानी और उसकी सहेली की बातें सुनकर सरिता उदास मन से वापस लौट आई। आज उसकी आंखों में आंसू थे। सोच रही थी कि इसका मतलब पवन जी बिल्कुल सही कहते थे। रवीना दीदी का ये प्यार सिर्फ दिखावा है। मैं उनके लिए जो प्यार से करती हूँ उन्हें वो गंवारपना नजर आता है। ठीक है तो दीदी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गंवार क्या कर सकती है। सोचते हुए सरिता ने अपने आंसू पोंछ डाले और किसी को इस बात का कुछ अनुभव नहीं होने दिया। अगले दिन रवीना जब ऑफिस से आई तो बोली, सरिता जल्दी से खाना लगा दे, पेट में चूहे कूद रहे हैं। सरिता मुस्कुराते हुए उनके सामने खिचड़ी लाकर खड़ी हो गई। रवीना ने खिचड़ी को देखकर बुरा सा मुंह बना लिया और बोली, खिचड़ी? कुछ और नहीं बनाया तुमने? सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आज समय नहीं मिला, बहुत व्यस्त थी मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्या पैकिंग कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? रवीना ने उसे सवालिया निगाहों से पूछा। तब सरिता ने बताया, हाँ दीदी, 1 महीने के लिए मैं मायके जा रही हूँ। सरिता की बात सुनते ही रवीना हैरान होते हुए बोली, क्या 1 महीने के लिए? अरे इतने इतने दिन तक कौन मायके जाता है भला? और तुम चली जाओगी तो हमारा मन कैसे लगेगा यहाँ? और दूसरी बात, यहाँ सारा काम कौन संभालेगा? उसकी बात सुनकर सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ सब कुछ संभालने के लिए आप तो है ही ना दीदी, फिर मुझे कैसी चिंता। और हाँ, आपकी याद तो मुझे भी बहुत आएगी वहाँ। नहीं नहीं सरिता, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम इतने दिन के लिए मायके नहीं जा सकती हो। मेरे बस की बात नहीं है इतना सारा काम संभालना। अरे दीदी, मैं आपसे आज्ञा थोड़े ना ले रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ कि मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ और आपको ही घर संभालना होगा। सरिता की बात सुनते ही रवीना लगभग विनती करते हुए बोली, प्लीज सरिता, अभी कुछ दिनों के लिए तुम अपना जाना आगे बढ़ा दो ना। ऑफिस में बहुत जरूरी असाइनमेंट आया है, अगर वो समय पर पूरा नहीं हुआ तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। लेकिन दीदी, मेरा तो जाना पक्का है, आप अपना कुछ और इंतजाम कर लीजिए। वैसे भी नौकरी आपकी है तो रास्ता भी तो आपको ही तलाशना होगा ना। मैं कब तक आपकी सहायता करती रहूंगी भला? मेरी भी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। सरिता ने जब कहा तो रवीना गुस्सा हो गई। बोली, तुम समझते क्या हो खुद को, गंवार कहीं की? तुम्हें प्रमोशन का मतलब भी पता है? कितनी मुश्किल से ये समय आया है और मैं इस चूल्हे चौके के लिए इतना अच्छा अवसर गंवा दूं? उन दोनों की बहसबाजी सुनकर घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। तभी रवीना बोली, देखिए माँ जी, इसे अभी ही मायके जाना है जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। विमला जी बोली, बहू तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? और तुम्हारी जरूरत पर छोटी बहू अपना जाना क्यों आगे बढ़ा दे? तुम कौन सा उसे तनख्वाह ला कर देती हो? वो भी अपनी मर्जी की मालिक है। अच्छा होगा कि तुम बेकार की बातें छोड़कर ये सोचो कि इस 1 महीने में तुम घर और ऑफिस कैसे संभालोगी। तभी सरिता ने कहा, माँ जी, केवल 1 महीना नहीं, अब मैं मायके से लौटने के बाद में हम दोनों मिलकर इस घर को संभालेंगे। आप हमारे काम का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि मायके से लौटने के बाद मैं भी नौकरी शुरू करूँगी। इसलिए जा रही हूँ ताकि वहाँ अच्छा समय व्यतीत कर सकूँ। बाद में तो पता नहीं कब जाना होगा, क्योंकि छुट्टियाँ जो नहीं मिलेंगी जल्दी जल्दी। सरिता की बात सुनकर रवीना ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, तुम नौकरी करोगी? कौन देगा तुम जैसी गंवार को नौकरी? दीदी, कोई तो दे ही देगा मुझे भी। आपकी तरह मुझे भी तो 5 लाख एक्स्ट्रा कमाने हैं। ये सुनकर रवीना की हंसी थम गई और बोली, इसका मतलब उस दिन तुम छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? गंवार कहीं की, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि ऐसे किसी की बातें नहीं सुनते। तभी सरिता बोली, दीदी उस दिन आपकी बातें सुनी तभी तो आपका ये मतलबी चेहरा मेरे सामने आया। आप वहाँ ऑफिस में आराम से एसी में बैठकर काम करती हैं, फिर भी हमेशा थकान का रोना रोती रहती हैं। मैं तो यहाँ पूरा दिन पसीने में नहाती हूँ, पसीना बहाती हूँ, फिर भी मेरे काम का कोई महत्व नहीं है।
क्या मुझे थकान नहीं होती? इसीलिए अब सोच लिया है कि किसी दूसरे के लिए काम करने से अच्छा है मैं वो काम करूं जिससे मुझे इज्जत भी मिले और पैसे भी दोनों मिले। रवीना उसकी बात सुनकर गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और पता नहीं क्या बड़बड़ बड़बड़ करती रही। तभी पवन ने आगे बढ़ते हुए कहा, देखा सरिता, मैं तुमसे कहता था ना कि भाभी केवल अपने मतलब के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। अच्छा हुआ जो आज तुम्हारी आंखें अपने आप ही खुल गई। तब सरिता भी मुस्कुराती हुई बोली कि अगर उस दिन मैंने भाभी की बातें ना सुनी होती ना पवन, तो पता नहीं कब तक उनकी चाकरी में ऐसे ही लगी रहती। मैं तो सब प्यार से ही करती थी। तभी विमला जी ने कहा, बहू, मैं तो तुम्हें पहले ही समझाती थी, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। तब मैंने भी सोचा कि चलो अपनी मर्जी से कर रही तो दोनों देवरानी जेठानी के तालमेल के बीच में मैं क्यों दखल अंदाजी करूं। लेकिन अच्छा हुआ समय रहते तुझे पता चल गया। कल से मैं तुम दोनों के काम का बंटवारा कर दूंगी। कहते हुए विमला जी भी अपने कमरे में चली गई और अगले दिन से ही दोनों के काम का बंटवारा कर दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनामिका जी की लिखी कहानी तारीफ। सरिता ने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया या गलत? क्या वह उसी तरह से प्यार से अपने घर के लिए काम करती रहती तो अच्छा था क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।